आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन बाय इयन टूमॉव्स्की बुक के बारे में। अंशुल की जिंदगी बस ठीक ठाक चल रही थी, ना ज्यादा बुरी ना ज्यादा अच्छी। हर मंडे को वो खुद से वादा करता कि इस हफ्ते जिम जाएगा, जंक फूड छोड़ेगा और फाइनली उस ऑनलाइन कोर्स को खत्म करेगा जो पिछले 3 महीनों से पेंडिंग था। लेकिन हफ्ता गुजरते ही सब फिर से वही ढर्रा पकड़ लेता। एक्साइटमेंट खत्म, मोटिवेशन गायब और एक्सक्यूजेस रेडी। एक दिन लेट नाइट यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए उसे एक वीडियो मिला, द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन बुक का रिव्यू। वीडियो में बताया गया कि कैसे विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन की कमी ही इंसान को उसकी मंजिल से दूर रखती है। अंशुल को लगा जैसे किसी ने उसकी सच्चाई उसके सामने रख दी हो। अगले ही दिन उसने अमेजॉन से ये किताब मंगवा ली। रात के 11 बज रहे थे। अंशुल बेड पर लेटा था और उसके हाथ में वो नई किताब थी। उसने पहला चैप्टर खोला, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ विल पावर। शुरुआत में ही ऑथर ने लिखा था, विल पावर इज द ब्रिज बिटवीन योर ड्रीम्स एंड रियलिटी। ये लाइन अंशुल के दिमाग में अटक गई। उसे अचानक अपने अधूरे गोल्स याद आ गए, जिम मेंबरशिप जो सिर्फ कार्ड में थी, वो किताबें जो उसने खरीदी तो थी लेकिन कभी पढ़ी नहीं, और वो कोडिंग प्रोजेक्ट जिसे हर वीकेंड पर शुरू करने की सोचता था लेकिन नेटफ्लिक्स जीत जाता था। डोवॉक्स्की ने लिखा था कि विल पावर एक मसल की तरह है। अगर इसे यूज नहीं करोगे तो ये वीक हो जाएगी, लेकिन अगर इसे ट्रेन करोगे तो ये और स्ट्रांग बनेगी। ये बात अंशु को सेंस तो कर रही थी, लेकिन सवाल था कैसे। हर बार जब वो कुछ नया शुरू करता तो 2-3 दिन बाद मोटिवेशन खत्म क्यों हो जाता था। शायद इसलिए क्योंकि उसने कभी डिसिप्लिन और विल पावर पर ध्यान ही नहीं दिया था। ऑथर ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया, हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। जब भी कोई मुश्किल टास्क आता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कन्विंस करने लगता है कि बाद में कर लेंगे, अभी जरूरी नहीं है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। अंशुल को अपने हर प्रोक्रास्टिनेशन मोमेंट की याद आने लगी। आज बहुत थक गया हूं, कल से वर्कआउट पक्का। जरेनिया, बस एक एपिसोड और, फिर सो जाऊंगा। और फिर वो एक एपिसोड कभी एक ही नहीं रहता था। डोमॉव्स्की ने बताया कि स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं। जैसे अगर कोई एकदम से जिम जाने का प्लान बनाता है और सोचता है कि रोज 2 घंटे वर्कआउट करेगा, तो उसका फेल होना तय है। इंस्टेड उसे पहले बस 5 मिनट वर्कआउट से शुरुआत करनी चाहिए। ये बात अंशुल को हिट कर गई। शायद उसकी प्रॉब्लम यही थी, वो हमेशा बड़े बड़े गोल्स बनाता था और जब वो पूरे नहीं होते थे तो खुद को फेलियर मानकर छोड़ देता था। अंशुल ने उसी वक्त एक प्लान बनाया। अब वो अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाएगा। इंस्टेड वो छोटे छोटे बदलाव करेगा और अपनी विल पावर को धीरे धीरे मजबूत करेगा। सबसे पहले उसने डिसाइडेड किया कि वो सिर्फ 5 मिनट का वर्कआउट करेगा, बस 5 मिनट। और अगर उसका मन करे तो ज्यादा करेगा, लेकिन मिनिमम 5 मिनट कंपल्सरी होंगे। अगली सुबह अलार्म बजा और हमेशा की तरह स्नूज करने का मन हुआ, लेकिन इस बार अंशुल ने खुद को चैलेंज दिया, बस 5 मिनट। वो उठा, कुछ स्ट्रेच किया और एक शॉर्ट वर्कआउट कर लिया। सरप्राइजिंगली उसे अच्छा फील हुआ। ये तो बहुत आसान था। दिन भर उसके मन में वही कॉन्सेप्ट घूमता रहा, विल पावर एक मसल की तरह है। जैसे जिम में मसल्स बिल्ड होती हैं, वैसे ही अगर रोज कुछ कुछ विल पावर यूज की जाए तो वो भी स्ट्रांग होगी। उसने डिसाइड किया कि अब वो हर छोटी चीज में अपनी विल पावर ट्रेन करेगा। फोन पर स्क्रॉलिंग करने का मन हुआ, 5 मिनट वेट करेगा। जंक फूड खाने का मन हुआ, पहले एक ग्लास पानी पिएगा। नेटफ्लिक्स पर एक और एपिसोड देखने का दिल किया, पहले 10 मिनट किताब पढ़ेगा। पहले दिन कुछ मुश्किल लगा, लेकिन जब उसने खुद को छोटे छोटे चैलेंजेस दी तो धीरे धीरे उसकी विल पावर मजबूत होने लगी। अब वो सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था, बल्कि डिसिप्लिन डेवलप कर रहा था। लेकिन असली टेस्ट तो तब आया जब उसके दोस्त वीकेंड पर लेट नाइट पार्टी करने का प्लान बनाने लगे। नॉर्मली अंशुल बिना सोचे हाँ कह देता था, लेकिन इस बार उसने पॉज लिया। उसे पता था कि लेट नाइट पार्टी का मतलब होगा अगले दिन पूरा वेस्ट और फिर सेम साइकिल शुरू। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में ये करना चाहता हूँ या ये बस मेरी ओल्ड हैबिट्स का असर है। उसने दोस्तों को पोलाइटली मना कर दिया। पहले तो उन्हें कुछ अजीब लगा, लेकिन सरप्राइजिंगली उन्होंने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। अंशुल को प्राउड फील हुआ। पहली बार उसने अपनी विल पावर को किसी बड़े डिसीजन में यूज किया था और वो जीत गया था।
उस रात जब वो सोने जा रहा था तो उसने एक बात नोटिस की। आज उसका कॉन्फिडेंस पहले से ज्यादा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। उसने किताब का पहला चैप्टर फिर से पढ़ा और एक लाइन अंडरलाइन की, द स्ट्रॉन्गर योर विल पावर, द क्लोजर यू गेट टू योर ड्रीम्स। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन अंशुल को पता था कि अगर वो इसी माइंडसेट के साथ चला तो उसकी लाइफ कंप्लीटली बदल सकती है। अंशुल की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। जहां पहले वो अलार्म बंद करके फिर सो जाता था, अब वो तुरंत उठकर 5 मिनट का वर्कआउट कर रहा था। ये छोटा सा बदलाव उसकी विल पावर को धीरे धीरे स्ट्रांग बना रहा था। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, उसकी बैड हैबिट्स। किताब के अगले चैप्टर में लिखा था, यू डोंट एलिमिनेट बैड हैबिट्स, यू रिप्लेस देम विद गुड वंस। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। ये लाइन पढ़ते ही अंशुल को अपने कई पुराने पैटर्न्स याद आ गए। अनहेल्थी ईटिंग, सोशल मीडिया एडिक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन। उसे समझ आ गया कि सिर्फ विल पावर डेवलप करने से कुछ नहीं होगा जब तक वो अपनी बुरी आदतों को पहचान कर उन्हें रिप्लेस नहीं करेगा। डोवोव्स्की ने बताया कि सबसे पहले हमें अपनी बैड हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। अंशुल ने सोचा, मेरी सबसे बड़ी बैड हैबिट क्या है? और जवाब क्लियर था, एक्सेसिव फोन यूज। अंशुल को हमेशा लगता था कि उसका फोन यूज नॉर्मल है, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो समझ आया कि वो हर छोटे छोटे गैप में फोन निकाल लेता था। मॉर्निंग में उठते ही पहला काम इंस्टाग्राम चेक करना, ऑफिस में ब्रेक्स के दौरान रील्स देखना और रात को यूट्यूब पर रैंडम वीडियोस देखते देखते सो जाना। टुहोफ्स्की ने लिखा था कि किसी भी हैबिट को ब्रेक करने के लिए पहले उसे ट्रिगर करना समझो। अंशुल ने ऑब्जर्व किया कि वो अक्सर तब फोन निकालता था जब उसे बोर्डम फील होता था या जब कोई मुश्किल काम सामने आता था। यानी फोन डिस्ट्रैक्शन बन गया था, जिससे वो अपने असली काम को अवॉइड कर रहा था। अब सवाल था, इस हैबिट को ब्रेक कैसे करें? ऑथर ने एक स्ट्रैटेजी बताई थी, डोंट फाइट द बैड हैबिट, रिप्लेस इट विद अ बेटर वन। यानी अगर अंशुल बस यह सोचे कि उसे फोन यूज नहीं करना है तो वो फेल हो जाएगा। इंस्टेड उसे इसकी जगह कोई और प्रोडक्टिव हैबिट डालनी होगी। उसने खुद से एक डील की, हर बार जब उसका हाथ फोन की तरफ जाएगा वो पहले एक पेज किताब का पढ़ेगा या फिर 10 डीप ब्रेथ्स लेगा। पहले दिन यह बहुत वियर्ड लगा। सुबह सुबह फोन चेक करने की आदत थी, लेकिन उसने खुद को रोका और इंस्टेड किताब पढ़ी। ऑफिस में जब उसने ब्रेक लिया तो जैसे ही फोन निकालने का मन हुआ उसने डीप ब्रेथ्स लेना शुरू किया। सरप्राइजिंगली इससे उसका ध्यान कुछ रिलैक्स हो गया और उसे फोन की जरूरत कम महसूस हुई। टुओफ्स्की ने बैड हैबिट्स के पीछे की साइकोलॉजी समझाई थी। हर हैबिट एक क्यू, ट्रिगर, रूटीन, हैबिट इटसेल्फ और रिवॉर्ड, सेटिस्फैक्शन से बनी होती है। अगर रिवॉर्ड सिस्टम को चेंज किया जाए तो हैबिट को रिप्लेस करना आसान हो जाता है। अंशुल को अपने फोन एडिक्शन का रिवॉर्ड समझ आया, इंस्टेंट डोपामीन। सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करने से उसके दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर मिलता था। अब अगर उसे फोन यूज कम करना था तो उसे कोई और एक्टिविटी ढूंढनी थी जो उतनी ही रिवॉर्डिंग लगे। उसने एक इंटरेस्टिंग चीज ट्राई की। हर बार जब फोन देखने का मन करता वो एक चेकलिस्ट बनाता और उस पर एक टास्क टिक करता। ये छोटा सा एक्शन उसे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता था। स्लोली उसका दिमाग इस नई हैबिट से अटैच होने लगा। फोन एडिक्शन कुछ कंट्रोल में आने लगा। लेकिन अब अंशुल ने अपनी दूसरी बैड हैबिट पर ध्यान दिया, अनहेल्थी ईटिंग। शाम होते ही उसे जंक फूड खाने का मन करता था। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और लेट नाइट मैगी उसकी वीकनेस थी। और हमेशा की तरह वो खुद से वादा करता था कि अब से हेल्थी खाएगा, लेकिन अगली ही शाम उसका रिजॉल्व टूट जाता था। टुवाफ्स्की ने एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था, मेक बैड हैबिट्स हार्डर एंड गुड हैबिट्स ईजियर। यानी अगर अंशुल को अनहेल्थी फूड अवॉइड करना है तो उसे इसे अपने आसपास से हटाना होगा। उसने सबसे पहले अपनी किचन से सारे जंक फूड आइटम्स हटा दी और उनकी जगह फ्रूट्स और हेल्थी स्नैक्स रख दी। अब जब भी उसे कुछ खाने का मन करता तो सबसे आसान ऑप्शन हेल्थी फूड होता। इसके साथ ही उसने एक और ट्रिक यूज की, टेम्पटेशन बंडलिंग। ऑथर ने बताया था कि अगर कोई नई हैबिट बनानी हो तो उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दो
जो ऑलरेडी पसंद हो। अंशुल को पॉडकास्ट सुनना पसंद था, लेकिन वो अक्सर इसके लिए टाइम नहीं निकालता था। अब उसने डिसाइड किया कि जब भी वो हेल्थी फूड खाएगा, वो कोई अच्छा पॉडकास्ट सुनेगा। इससे उसका दिमाग नए रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ने लगा। हेल्थी खाना खाने का मतलब इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट सुनना। अब तक फोन न्यूज और ईटिंग हैबिट्स पर कुछ कंट्रोल आ गया था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी, प्रोक्रेस्टिनेशन। हर दिन सुबह वो डिसाइड करता कि आज कोडिंग प्रोजेक्ट पर काम करेगा, लेकिन रात होते होते कुछ न कुछ एक्सक्यूज मिल ही जाता। प्रोवोक्स्की ने यहाँ एक गोल्डन रूल बताया, द 2 मिनट रूल। अगर किसी काम को करने में रेजिस्टेंस हो, तो उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करो। बस शुरू करने की आदत डालो। अंशुल ने इस रूल को अप्लाई करना शुरू किया। जब भी कोडिंग प्रोजेक्ट पर काम करने का मन नहीं करता, तो वो खुद से कहता, बस 2 मिनट और फिर छोड़ दूंगा। लेकिन मजे की बात यह थी कि एक बार काम शुरू करने के बाद वो फ्लो में आ जाता और 30 से 40 मिनट तक काम करता रहता। इस छोटे से चेंज ने उसकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर दिया। अब प्रोक्रेस्टिनेशन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं रही। कुछ हफ्तों बाद अंशुल ने महसूस किया कि उसकी लाइफ में छोटे छोटे लेकिन पावरफुल बदलाव आ चुके थे। फोन एडिक्शन काफी हद तक कम हो गया। अब वो ज्यादा माइंडफुल था और बिना सोचे समझे स्क्रॉलिंग नहीं करता था। हेल्थी ईटिंग उसकी लाइफस्टाइल बन गई थी। जंक फूड की क्रेविंग कम हो चुकी थी और हेल्थी चॉइसेस आसान लगने लगी थी। प्रोक्रेस्टिनेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। 2 मिनट का नियम ने उसे हर छोटे काम को तुरंत करने की हैबिट डेवलप करने में मदद की। एक दिन जब उसने मिरर में खुद को देखा, तो उसे एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील हुआ। उसकी बॉडी पहले से फिट लग रही थी, माइंड पहले से ज्यादा क्लियर था, और सबसे बड़ी बात, अब वो अपने गोल्स को सीरियसली लेने लगा था। डोहोव्स्की की किताब ने उसे सिर्फ विल पावर बढ़ाने की नहीं, बल्कि एक पूरी माइंडसेट शिफ्ट की लर्निंग दी थी। अंशुल अब अपनी पुरानी लाइफ से काफी अलग महसूस कर रहा था। फोन एडिक्शन, अनहेल्थी ईटिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी आदतों को उसने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया था, लेकिन कुछ मिसिंग था। हाँ, उसकी विल पावर स्ट्रांग हो रही थी और बैड हैबिट्स रिप्लेस हो रही थी, लेकिन उसकी डायरेक्शन अभी भी अनक्लियर थी। वो सोचने लगा, मैं अपनी लाइफ में आखिर चाहता क्या हूं। डोहोव्स्की की किताब में अगले चैप्टर में यही बात थी, गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना। किताब में लिखा था, इफ यू डोंट सेट अ डेस्टिनेशन, यूल कीप वॉन्डरिंग एमलेसली। ये बात अंशुल को अंदर तक हिट कर गई। वो बहुत कुछ करना चाहता था, फिटनेस इंप्रूव करना, अपने कोडिंग प्रोजेक्ट को पूरा करना और एक अच्छी जॉब पाना। लेकिन ये सब सिर्फ वेग आइडियाज थे, कोई प्रॉपर प्लान नहीं था। उसने अपनी डायरी निकाली और अपने माइंड में चल रहे सभी गोल्स को लिखना शुरू किया। जब उसने अपनी लिस्ट देखी, तो रियलाइज किया कि ये बहुत जेनेरिक है। मैं फिट बनना चाहता हूँ, मुझे कोडिंग सीखनी है, एक अच्छी जॉब चाहिए। टुवोव्स्की ने बताया था कि गोल्स को क्लियर और डिफाइंड बनाना जरूरी है, यानी वेग स्टेटमेंट्स नहीं, बल्कि स्पेसिफिक और मेजरेबल टारगेट्स। अंशुल ने अपनी लिस्ट को रिफाइन किया। एक, फिटनेस गोल, 1 साल में 10 किलोग्राम मसल गेन करना और बॉडी फैट 15% तक लाना। 2, कोडिंग गोल, अगले 3 महीनों में एक वर्किंग प्रोजेक्ट बनाना और गिटहब पर अपलोड करना। 3, करियर गोल, 6 महीनों में एक अच्छी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना और एक ऑफर सिक्योर करना। अब ये गोल्स सिर्फ इच्छाएं नहीं रह गए थे, बल्कि प्रॉपर टारगेट्स बन चुके थे। किताब में एक और कॉन्सेप्ट था, ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू एक्शनेबल स्टेप्स, यानी सिर्फ बड़ा गोल रखना काफी नहीं, बल्कि उसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करना जरूरी है। फिटनेस के लिए उसने प्लान बनाया, हर हफ्ते जिम में कम से कम 4 दिन वर्कआउट करेगा, हर दिन 150 ग्राम प्रोटीन इनटेक मेंटेन करेगा और हर महीने अपनी बॉडी प्रोग्रेस ट्रैक करेगा। कोडिंग के लिए उसने एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्लान बनाया, हर दिन 1 घंटा कोडिंग प्रैक्टिस करेगा, हर हफ्ते एक छोटा प्रोजेक्ट बनाएगा और 3 महीनों में एक फुल फ्लेज्ड प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा। करियर के लिए उसने सोचा कि सबसे पहले उसे अपना रिज्यूम और लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करनी होगी, फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स सीखनी होंगी और हर हफ्ते कम से कम 3 जॉब एप्लीकेशंस भेजनी होंगी। अब उसके पास एक क्लियर रोड मैप था। उसने अपने लैपटॉप पर एक ट्रैकिंग शीट बनाई और हर दिन ट्रैक करना शुरू किया कि वो अपने गोल्स की तरफ कितना प्रोग्रेस कर रहा है। पहले कुछ दिन मोटिवेशन हाई था,
लेकिन फिर वही पुरानी प्रॉब्लम आई, डिस्ट्रैक्शंस। कुछ दिन बाद उसे लगा कि वो फिर से अपने गोल्स से कुछ भटकने लगा है। कभी कोई दोस्त मिलने बुला लेता, कभी कोई नया शो आ जाता, और कभी बस लेजीनेस हावी हो जाती। टोऑफ्स्की ने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर डिसिप्लिन। यानी अगर एनवायरनमेंट सही नहीं है तो विल पावर भी फेल हो सकती है। अंशुल ने अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने का फैसला किया। उसने फोन से सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दी, अपनी डेस्क पर सिर्फ वही चीजें रखीं जो उसके गोल से रिलेटेड थी, और जिम का एक फिक्स्ड टाइम सेट कर लिया। इसके साथ ही उसने एक और ट्रिक ट्राई की, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। उसने अपने जिम ट्रेनर से कहा कि अगर वो कभी वर्कआउट मिस करे तो उसे एक पेनल्टी देनी होगी। कोडिंग के लिए उसने अपने दोस्त के साथ एक पैक्ट किया कि हर हफ्ते वो एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स रिव्यू करेंगे। करियर के लिए उसने लिंक्डइन पर एक मेंटर ढूंढ लिया जो उसे जॉब सर्च में गाइड कर सकता था। अब उसकी मोटिवेशन सिर्फ इंटरनल नहीं थी, बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसे पुश कर रहे थे। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पहले जिस कोडिंग प्रोजेक्ट को वो बार बार डिले कर रहा था, अब उस पर प्रोग्रेस होने लगी थी। उसका जिम कंसिस्टेंसी बढ़ गई थी, और वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी नोटिस करने लगा था। जॉब सर्च भी अब पैसिव नहीं थी, हर हफ्ते इंटरव्यूज लाइंड अप होने लगे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे फिर से चैलेंज कर दिया। अंशुल को एक रिजेक्शन ईमेल मिला। वो जिस ड्रीम कंपनी में अप्लाई करना चाहता था, वहां से उसे जवाब आया कि उसकी स्किल्स अभी उस लेवल की नहीं है। पहले तो उसे फ्रस्ट्रेशन हुई, लेकिन फिर उसने किताब में पढ़ी एक बात याद की, फेलियर्स आर फीडबैक, यूज देम टू रिफाइन योर अप्रोच। उसने अपनी जॉब एप्लीकेशंस को एनालाइज किया और देखा कि शायद उसे कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। उसने अपने रोड मैप में कुछ चेंजेस की। अब हर दिन जॉब एप्लीकेशंस के साथ साथ एक नई स्किल भी सीखेगा जो उसकी फील्ड में डिमांड में है। 2 महीने बाद उसे एक और कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। इस बार उसने अपने प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी, और फाइनली उसे जॉब ऑफर मिल गया। जब उसने अपने उस रिजेक्शन ईमेल को दोबारा देखा, तो उसे एहसास हुआ कि अगर वो उस रिजेक्शन से डर जाता और हार मान लेता, तो शायद आज ये अचीवमेंट नहीं होती। टोऑफ्स्की ने सही कहा था, क्लियर गोल्स डोंट जस्ट गिव यू डायरेक्शन, दे गिव यू रेजिलियंस। अब अंशुल की लाइफ में एक नई क्लैरिटी थी। उसे पता था कि वो क्या चाहता है और कैसे उसे हासिल करना है। और सबसे बड़ी बात, अब वो अपने गोल्स को सिर्फ सोच नहीं रहा था, बल्कि उन पर एक्शन भी ले रहा था। अभी तक उसने काफी प्रोग्रेस की थी, लेकिन उसे पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अंशुल की जिंदगी में अब पहले से काफी बदलाव आ चुका था। उसकी बैड हैबिट्स धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही थी। गोल्स अब सिर्फ ख्याल नहीं बल्कि एक्शन में बदल चुके थे, और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही थी। लेकिन एक चैलेंज अभी भी बाकी था, उसकी इमोशंस पर कंट्रोल। जब भी कुछ गलत होता या कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आती, वो जल्दी अपसेट हो जाता था। कभी फ्रस्ट्रेशन में वर्कआउट स्किप कर देता, कभी कोडिंग में कोई एरर आ जाता तो पूरा दिन खराब मान लेता, और कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके खुद को ही डिमोटिवेट कर लेता। डोस्टोयेव्स्की की किताब में एक इंटरेस्टिंग लाइन लिखी थी, योर इमोशंस कैन बी योर ग्रेटेस्ट एनिमी और योर स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई, द चॉइस इज योर्स। अंशुल ने सोचा, शायद यही वो मिसिंग पीस है जो मुझे अपनी ग्रोथ को अगले लेवल तक ले जाने के लिए चाहिए। किताब में सबसे पहले बताया गया था कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस को सप्रेस करना नहीं होता, बल्कि उन्हें समझना और सही तरीके से हैंडल करना होता है। अंशु ने अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, आज जब कोडिंग में एक बग आया तो मुझे बहुत इरिटेशन हुई, और मैंने 30 मिनट सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में वेस्ट कर दी। फिर उसने एनालाइज किया कि जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, उसकी पहली रिएक्शन इम्पल्सिव होती है, या तो गुस्सा, या फ्रस्ट्रेशन, या फिर डिमोटिवेशन। डुवोक्स्की ने बताया था कि इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला स्टेप है पॉज एंड आइडेंटिफाई। अब वेनेवर अंशुल को गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन फील होती, वो रिएक्ट करने से पहले पॉज लेता और खुद से पूछता, मुझे अभी क्या फील हो रहा है, और फिर क्या ये रिएक्शन लॉजिकल है। एक दिन जिम में उसने नोटिस किया कि जब भी कोई एक्सरसाइज ठीक से नहीं होती, वो इरिटेट हो जाता, और फिर उसका पूरा वर्कआउट खराब हो जाता। उसने कॉन्शियसली इस पैटर्न को ब्रेक किया। जब अगली बार कोई रीप सही नहीं हुई, तो इंस्टेड ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, एक और ट्राई करता हूं।
धीरे धीरे उसने रियलाइज किया कि जब भी वो अपनी इमोशंस को लॉजिकली हैंडल करता है उसका आउटपुट बेहतर होता है। लेकिन असली टेस्ट तब आया जब उसके कोडिंग प्रोजेक्ट में एक मेजर इशू आ गया। 3 घंटे तक कोशिश करने के बाद भी बग फिक्स नहीं हुआ और अंशुल का फ्रस्ट्रेशन लेवल पीक पर था। पहले होता तो वो लैपटॉप बंद करके नेटफ्लिक्स चला लेता, लेकिन इस बार उसने पॉज लिया। उसने डीप ब्रेथ लिया और खुद से पूछा, क्या मैं अभी रिएक्ट कर रहा हूँ या रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ? रिएक्ट करने का मतलब था गुस्से में काम छोड़ देना, लेकिन रिस्पॉन्ड करने का मतलब था लॉजिकली सोल्यूशन खोजना। उसने यूट्यूब पर कुछ ट्यूटोरियल्स देखे, स्टैक ओवरफ्लो पर सर्च किया और आखिरकार बग फिक्स हो गया। टुहॉव्स्की ने एक और टेक्निक बताई थी, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन एंड ऑब्जर्व फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। एक दिन जब अंशुल का एक दोस्त उसके साथ रूड तरीके से बात कर रहा था, तो पहले तो उसका इमीडिएट रिएक्शन था कि वो भी उसी टोन में जवाब दे। लेकिन उसने पॉज लिया और खुद को आउटसाइडर की तरह देखने की कोशिश की। उसने सोचा, क्या ये सिचुएशन वाकई इतनी बड़ी है कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए? उसने कामली रिस्पॉन्ड किया और कुछ देर बाद उसका दोस्त खुद ही अपोलोजाइज करने लगा। अंशुल को समझ आ रहा था कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब सिर्फ खुद को काम रखना नहीं है, बल्कि अपने एक्शंस को बेटर बनाना है। जब वो गुस्से में होता था तो उसके डिसीजंस इंपल्सिव होते थे, लेकिन जब वो पॉज लेकर सोचता था तो हर डिसीजन कैलकुलेटेड और लॉजिकल होता था। टुवॉव्स्की ने बताया था कि इमोशनल कंट्रोल का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, इट हेल्प्स यू स्टे ऑन ट्रैक इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। अंशुल ने अपनी इमोशनल रेजिलियंस को और मजबूत करने के लिए एक नई हैबिट डेवलप की जर्नलिंग। हर दिन रात को वो अपनी इमोशंस को एनालाइज करता। अगर कोई सिचुएशन में उसने गलत रिएक्ट किया तो वो लिखता कि अगली बार उसे कैसे बेटर हैंडल करना है। धीरे धीरे उसकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने लगी। एक दिन ऑफिस में उसे एक बड़ा चैलेंज मिला। एक अर्जेंट प्रोजेक्ट पर काम करना था और डेडलाइन बहुत टाइट थी। पहले होता तो वो स्ट्रेस में आ जाता और पैनिक मोड में चला जाता, लेकिन अब उसने डीप ब्रीथिंग की, काम होकर प्रायोरिटी लिस्ट बनाई और एक एक स्टेप सॉल्व करता गया। अंत में न सिर्फ उसने प्रोजेक्ट पूरा किया, बल्कि टीम ने उसकी एफिशिएंसी की भी तारीफ की। अब अंशुल को इमोशनल कंट्रोल का असली पावर समझ आ चुका था। वो जानता था कि इमोशंस कभी भी कंप्लीटली कंट्रोल नहीं किए जा सकते, लेकिन उन्हें मैनेज करना और सही डायरेक्शन में चैनल करना पॉसिबल है। अंशुल ने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया था, लेकिन एक और चैलेंज ऐसा था जो बार बार उसके रास्ते में आ जाता, प्रोक्रेस्टिनेशन। हर सुबह जब वो उठता तो उसके पास पूरे दिन के लिए एक परफेक्ट प्लान होता, जिम जाना, कोडिंग पर काम करना, जॉब रिलेटेड रिसर्च करना और रात को प्रोडक्टिव रीडिंग करना। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि वो इन कामों को टाल देता। आज कुछ थकान है, कल से पक्का, अभी कुछ आराम कर लेता हूँ फिर शुरू करता हूँ। बस 5 मिनट इंस्टाग्राम चेक करता हूँ, फिर काम पर लग जाता हूँ। और फिर ये 5 मिनट कब 50 मिनट बन जाते उसे पता भी नहीं चलता। टोव्स्की ने किताब में लिखा था, प्रोक्रेस्टिनेशन इजंट जस्ट लेजीनेस, इट्स योर माइंड्स वे ऑफ अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट। ये बात अंशुल को पूरी तरह से रिलेटेबल लगी। उसे कोडिंग पसंद थी, उसे अपने गोल्स अचीव करना भी अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही किसी काम में कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी आती, उसका माइंड तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगता। उसने किताब में बताया गया पहला स्टेप फॉलो किया, आइडेंटिफाई द रूट कॉज। उसने ध्यान दिया कि जब भी कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगता, वो उसे टाल देता। जैसे अगर उसे कोडिंग में कोई नया कॉन्सेप्ट सीखना होता तो उसे लगता कि यह बहुत हार्ड है और वो इसे बाद में करने का सोचता। टुवॉव्स्की ने एक सिंपल सॉल्यूशन बताया था, ब्रेक बिग टास्क्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स। अब जब भी कोई बड़ा टास्क सामने आता, अंशुल उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता। अगर कोई नया कोडिंग कॉन्सेप्ट समझना है तो पहले सिर्फ बेसिक डेफिनेशन पढ़ेगा, फिर एक छोटा एग्जाम्पल देखेगा और फिर प्रैक्टिस करेगा। इससे काम आसान लगने लगा। दूसरी बड़ी वजह थी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी दिमाग हमेशा इजी और फन चीजों की तरफ भागता था, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स। टुहॉव्स्की ने इसके लिए टेंशन बंडलिंग तकनीक बताई थी, यानी बोरिंग काम को किसी इंटरेस्टिंग चीज के साथ जोड़ दो। अंशुल ने यह ट्राई किया, कोडिंग के दौरान उसे म्यूजिक सुनना पसंद था, तो अब वो कोडिंग करते वक्त अपने फेवरेट सॉन्ग सुनता। वर्कआउट करते वक्त उसे पॉडकास्ट सुनने की आदत डालनी। इससे वो बोरिंग कामों को भी एंजॉय करने लगा।
एक और चीज थी जो उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन को बढ़ा रही थी, परफेक्शनिज्म। कई बार वो किसी काम को शुरू ही नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये परफेक्ट नहीं हुआ तो क्या फायदा। लेकिन किताब में लिखा था, डन इज बेटर देन परफेक्ट। अब उसने खुद से एक नया रूल बना लिया, कोई भी काम बस शुरू करो, चाहे इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। इसका असर जल्दी दिखने लगा। पहले जिस कोडिंग प्रोजेक्ट को शुरू करने में हफ्तों लगा देता था, अब उसने उसी दिन एक बेसिक वर्जन बना लिया। स्लोली उसने इसे इम्प्रूव किया और आखिरकार कंप्लीट कर लिया। लेकिन फिर भी कुछ दिन ऐसे आते थे जब प्रोक्रेस्टिनेशन फिर से हावी होने लगती थी। टोवस्की ने इसके लिए द 5 सेकंड रूल का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर कोई काम करने का मन नहीं कर रहा तो बस 5 से उल्टी गिनती गिनो और तुरंत एक्शन लो। एक सुबह जब जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं था तो अंशुल ने खुद से कहा, 5, 4, 3, 2, 1, बस उठ जा। और सरप्राइजिंगली वो उठा और जिम चला गया। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि अब वो बिना ज्यादा सोचे एक्शन लेने लगा था। पहले जहां वो छोटी छोटी चीजों के लिए बहाने बनाता था, अब वो बिना डिले के उन्हें पूरा कर रहा था। अंशुल को अब खुद पर गर्व होने लगा था। उसने अपनी विल पावर को मजबूत किया, बैड हैबिट्स को रिप्लेस किया, क्लियर गोल्स सेट किए, इमोशंस पर कंट्रोल पाया और प्रोक्रेस्टिनेशन से भी लड़ना सीख लिया। लेकिन उसे पता था कि सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। हर दिन नई चुनौतियां आती थीं और कभी कभी पुरानी आदतें फिर से उभरने की कोशिश करती थी। एक दिन जब वो अपने कोडिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसे अचानक एक थॉट आया, क्या मैं सच में बदल चुका हूं या ये बस टेम्पोरेरी फेज है। उसे डर लगने लगा कि कहीं ये प्रोग्रेस कुछ समय बाद खत्म ना हो जाए। टोवस्की ने इस बारे में किताब में लिखा था, सस्टेनेबल ग्रोथ बिल्ड ऑन कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी। यानी अगर बदलाव को हमेशा के लिए अपनाना है तो सिर्फ टेम्पोरेरी मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर होती है। अंशुल ने खुद से कमिटमेंट किया, अब से हर दिन अपने गोल्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। इसके लिए उसने एक हैबिट ट्रैकर बनाना शुरू किया, एक सिंपल कैलेंडर जहां हर दिन वो अपनी की हैबिट्स को मार्क करता, जिम जाना, कोडिंग प्रैक्टिस करना और सेल्फ इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज में हिस्सा लेना। जब उसने देखा कि उसकी प्रोग्रेस विजुअली ट्रैक हो रही है तो उसका मोटिवेशन और बढ़ गया। लेकिन असली टेस्ट तब आया जब उसकी जॉब में वर्क प्रेशर बढ़ गया। डेडलाइंस, लॉन्ग मीटिंग्स और कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से उसकी डेली रूटीन डिस्टर्ब होने लगी। पहले होता तो वो इस बहाने अपनी हैबिट्स छोड़ देता, लेकिन इस बार उसने पॉज लिया और सोचा, क्या मैं अपनी प्रायोरिटीज भूल रहा हूं। टोवस्की ने किताब में एक पावरफुल लाइन लिखी थी, जब जीवन में हड़बड़ी होती है तो अपने नॉन नेगोटिएबल्स में आड़े तिरछे हो जाए। अंशुल के लिए जिम, लर्निंग और मेंटल क्लैरिटी उसकी नॉन नेगोशिएबल्स थी। अब चाहे दिन कितना भी स्ट्रेसफुल हो, वो इन्हें मिस नहीं करता था। अगर पूरा वर्कआउट पॉसिबल नहीं था तो कम से कम 10 मिनट का स्ट्रेचिंग कर लेता। अगर पूरा कोडिंग सेशन नहीं कर सकता था तो एक छोटा सा कोड स्निपेट ही लिख लेता। इस अप्रोच ने उसे हमेशा ऑन ट्रैक रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कोडिंग में उसकी स्किल्स इतनी इंप्रूव हो गई कि उसे एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिल गया। उसके फिटनेस गोल्स भी अब रियलिटी बन चुके थे, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा डिसिप्लिन्ड। एक दिन जब वो मिरर के सामने खड़ा हुआ तो उसे अपना रिफ्लेक्शन देखकर एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। ये वही इंसान था जो कभी अपने फोन एडिक्शन, लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन से परेशान था। लेकिन अब उसकी आंखों में एक नई चमक थी, कंट्रोल, डिसिप्लिन और पर्पस की चमक। टुहोव्स्की की किताब ने उसे सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं बनाया था, बल्कि उसे खुद की सबसे बेहतरीन वर्जन बनने में मदद की थी। अब उसे किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद अपनी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बन चुका था। अंशुल जानता था कि यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। जिंदगी में हर दिन नए चैलेंजेस आएंगे, लेकिन अब उसके पास वो टूल्स थे जिनसे वो हर मुश्किल को पार कर सकता था। उसने अपनी डायरी में आखिरी बार एक चीज लिखी, डिसिप्लिन इजंट अ वन टाइम अचीवमेंट, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। अंशुल की जिंदगी एक समय पर बिना किसी दिशा के चल रही थी। हर दिन वही पुरानी आदतें, वही टाल मटोल और वही अधूरे सपने।
जब उसने द पावर ऑफ मेंटल डिसिप्लिन किताब पढ़नी शुरू की तो उसे एहसास हुआ कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। पहला सबक था विल पावर का महत्व। उसे समझ आया कि सफल लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे टैलेंटेड होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करना जानते हैं। उसने छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत की, फोन की जगह किताबें पढ़ना, जिम के लिए हर दिन खुद को 5 मिनट का चैलेंज देना और अपने हर एक्शन को अवेयरनेस के साथ लेना। धीरे धीरे उसकी विल पावर एक मसल की तरह मजबूत होने लगी। फिर उसने अपनी बैड हैबिट्स को पहचानने और उन्हें नई आदतों से बदलने का काम शुरू किया। सोशल मीडिया एडिक्शन और अनहेल्थी ईटिंग जैसी आदतें जो उसकी प्रगति को रोक रही थी, उन्हें उसने नए पैटर्न से रिप्लेस किया। हर बार जब उसका मन फोन उठाने का होता तो वह पहले एक पेज पढ़ने का नियम बना लेता। जंक फूड को हटाकर हेल्थी स्नैक्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया। वह समझ चुका था कि आदतें अचानक नहीं बदलती, लेकिन सही एनवायरनमेंट और लगातार कोशिश से धीरे धीरे शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद उसने सीखा कि गोल्स को सिर्फ सोचना काफी नहीं, बल्कि उन्हें स्पष्ट और मेजरेबल बनाना जरूरी है। पहले वो सोचता था कि उसे फिट होना है, लेकिन अब उसने तय किया कि वह 1 साल में 10 किलो मसल गेन करेगा। वह कोडिंग सीखना चाहता था, लेकिन अब उसने एक रोड मैप बनाया कि हर दिन कितने घंटे प्रैक्टिस करेगा। क्लियर गोल्स ने उसे सही दिशा दी और अब वह डिस्ट्रैक्शंस में उलझने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करने लगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि सिर्फ प्लानिंग ही काफी नहीं है, इमोशंस पर कंट्रोल होना भी जरूरी है। छोटी छोटी असफलताएं पहले उसे परेशान कर देती थी। अगर कोई कोडिंग बग फिक्स नहीं होता या कोई वर्कआउट अच्छा नहीं जाता तो वह खुद को डिमोटिवेट कर लेता। लेकिन अब उसने हर चैलेंज को एक नया एक्सपेरिमेंट मानना शुरू किया। उसने डीप ब्रीदिंग और जर्नलिंग जैसी टेक्निक्स अपनाई ताकि वह अपनी भावनाओं को समझ सके और इम्पल्स रिएक्शन से बच सके। जब उसने खुद को काम और कंपोज रखना सीख लिया तो उसके डिसीजंस भी ज्यादा लॉजिकल और इफेक्टिव हो गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जिससे उसे लड़ना था वह थी प्रोक्रेस्टिनेशन। वह हमेशा काम को कल पर टाल देता था, चाहे वह कोडिंग हो, जिम हो या जॉब एप्लीकेशंस। किताब ने उसे सिखाया कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का तरीका छोटे और कंसिस्टेंट एक्शंस हैं। उसने 2 मिनट का नियम अपनाया। अगर कोई काम बड़ा और मुश्किल लग रहा है तो बस 2 मिनट के लिए उसे करना शुरू करो। ये छोटी सी ट्रिक उसके लिए गेम चेंजर साबित हुई। पहले वह जिस काम को हफ्तों तक टाल देता था, अब वह उसे उसी वक्त शुरू कर देता था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। अब वह सिर्फ सोचा नहीं करता था, बल्कि एक्शन लेता था। उसकी बॉडी पहले से फिट हो गई थी, उसका कोडिंग प्रोजेक्ट अब रियलिटी बन चुका था और सबसे बड़ी बात, उसे अपने ड्रीम जॉब का ऑफर मिल गया था। आज जब वह खुद को देखता है तो उसे एहसास होता है कि बदलाव ओवरनाइट नहीं आता। लेकिन अगर इंसान अपनी विल पावर को मजबूत करे, बुरी आदतों को छोड़े, क्लियर गोल सेट करे, इमोशंस को कंट्रोल में रखे और प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़े, तो वह खुद की सबसे बेहतरीन वर्जन बन सकता है। अंशुल अब जान चुका था कि असली सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन का नतीजा है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।